मैं सैम बहादुर माणिक शाह बोल रहा हूं। मेरा पूरा नाम सैम हारमुस जी फेम जी जमशेद जी माणिक शाह है, लेकिन लोग मुझे प्यार से सैम बहादुर बुलाते हैं। लोग मुझे साहसी सैनिक के रूप में जानते हैं। आज मैं आपको मेरी कहानी सुनाने आया हूं कि मैंने कैसे पाकिस्तान की आर्मी का सफाया किया, क्यों मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी बुलाता था, मुझे 7 गोलियां लगी फिर भी कैसे मैं मौत के मुंह से बाहर आ पाया, आखिर क्यों लोग मुझे सैम बहादुर कहते हैं। यह सब मैं आगे की इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा जन्म पंजाब में 3 अप्रैल 1914 को हुआ। मेरे पिता एक डॉक्टर थे, मेरी माता एक गृहिणी थी जिनका नाम हीराबाई था। एक दिन मैंने मेरे पिता से लंदन गायनोकोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने की इच्छा जताई, लेकिन पापा बोले ऐसे काम में क्या रखा है, करना है तो ऐसा काम करो कि मेरा नाम हो, मर्दों वाले काम किया करो। पिता के साथ मतभेद की वजह से मैं घर छोड़ दिल्ली आ गया और आर्मी ज्वाइन कर ली। इसके बाद मैंने देश के लिए कई सारे युद्ध लड़े। सन 1942 के दौरान बर्मा के मोर्चे में एक जापानी सिपाही ने मुझे गोली मारकर घायल कर दिया था, लेकिन मेरे साथी सिपाही मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। वहां डॉक्टर भी बोले कि इसकी जान नहीं बच सकती, लेकिन मुझे जीने की ऐसी तमन्ना थी कि जापानियों की 7 गोलियां भी मुझे खत्म न कर सकी, क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत काम करने बाकी थे। इसलिए मैं अपने जीवन को यूं ही त्याग नहीं सकता था। मेरा नाम सैम बहादुर कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। यह बात तब की है जब मैं गोरखा की टीम को ट्रेनिंग दे रहा था। उनके बीच मेरा खौफ इतना था कि किसी से न डरने वाले गोरखा मेरे से और मेरी आवाज से डरते थे। एक दिन जब मैं आर्मी कैंप में टहल रहा था, तब मैंने देखा एक गोरखा रंगरूट बंदूक लेकर बैठा है। मुझे देखकर वो पहले से ही थोड़ा सहम गया, और जब मैं उसके नजदीक गया और उस गोरखा रंगरूट से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो गोरखा रंगरूट बोला, जी साहब जी। फिर मैंने पूछा, मेरा नाम क्या है, तो वह गोरखा डर के मारे मेरा नाम ही भूल गया। लेकिन क्योंकि मैंने उससे अपना नाम पूछा था, इसलिए उसे जवाब तो देना ही था। उसने डरते डरते मेरा नाम सैम बहादुर बताया। तभी से लोग मुझे सैम बहादुर के नाम से जानते हैं। जब मैं मेरी ट्रेनिंग पीरियड में था, तब मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था याया खान। ये बात तब की है जब देश आजाद हुआ था। तब देश भारत और पाकिस्तान 2 भाग में बंट चुका था। याया खान भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के समय पाकिस्तान चला गया, लेकिन जाते जाते मुझे बोला, सैम यार तुम्हारी बाइक बड़ी प्यारी है, क्या तुम मुझे दे सकते हो, मैं इस बाइक के लिए तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। जाते समय याया खान बोला, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान जाकर देते हैं। लेकिन उस याया खान की न कोई खबर आई और न ही 1000 रुपए। उसके बाद में याया खान से सीधा 1971 के युद्ध में मिला था। तब हमने पाकिस्तानी को हरा दिया और पाकिस्तान में से नया देश बांग्लादेश बना। मेरे सामने कई बड़े अधिकारी क्यों न बैठे हों, मैं अपनी बात कहने से कभी नहीं डरता था। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। डिफेंस सेक्रेटरी हरीश शरीन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां बैठे कर्नल से कहा, यू डेयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा। तभी मैंने कमरे में प्रवेश किया और डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ उनसे कहा, सेक्रेटरी साहब, आइंदा से आप मेरे किसी अफसर से इस टोन में बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, ये देर नहीं। उस जमाने के बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश शरीन ने मुझसे माफी मांगनी पड़ी। मैंने असल में कभी गोरखा सैनिकों के साथ काम ही नहीं किया था। मुझे 8 गोरखा राइफल्स के सैनिकों ने सम्मानपूर्वक सैम बहादुर की उपाधि दी थी। मैं गोरखा राइफल्स का कर्नल था। हालांकि मैंने अपनी सर्विस के दौरान एक भी दिन गोरखाओं के साथ काम नहीं किया। मुझे फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की बटालियन में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें ज्यादातर सैनिक सिख थे। मैंने इस बटालियन में कंपनी कमांडर के स्तर तक सेवा की और द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा की लड़ाई में घायल हो गया। विभाजन के बाद मेरी रेजिमेंट पाकिस्तान में अलॉट कर दी गई। इसके बाद कुछ समय के लिए मुझे 16वीं पंजाब रेजिमेंट अलॉट की गई। बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में मैंने 5वीं गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन की कमान संभाली। हालांकि तब मैं कश्मीर में लड़ाई की वजह से आर्मी हेडक्वार्टर्स में जरूरी कामों को संभाल रहा था। इस तरह
मैं चाहकर भी गोरखाओं के साथ कभी काम न कर सका। 1953 में मुझे 8वीं गोरखा राइफल्स के कर्नल के रूप में चुना गया। यह एक ऐसा जुड़ाव था जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी संजो कर रखा। 1962 की लड़ाई से पहले मुझसे पूछताछ हुई थी। यह पूछताछ चीन की लड़ाई के समय हुई थी। 1962 में मेरे खिलाफ कई फर्जी आरोपों की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई थी। उस समय मैं मेजर जनरल के पद पर वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। उस समय कई लोगों का मानना था कि आरोप करंट डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन और उस समय के सत्ताधारियों के करीबी जनरलों के कहने पर लगाए गए थे। तत्कालीन जीओसी इन चीफ पश्चिमी कमान लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह ने जांच की अध्यक्षता संभाली थी। जांच के दौरान कई सेवारत सेना अधिकारियों की गवाही ली गई थी। उनमें से अधिकांश अधिकारियों ने मेरे पक्ष में बयान दिया था, वहीं कुछ ने मेरे खिलाफ भी गवाही दी थी। सभी लोगों से बातचीत और पूछताछ हो जाने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह ने मुझे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। मेरी इस बात के लिए सराहना की जाती है कि जब मैं सेना में ऊंचे पद पर पहुंचा तो मुझे अपने खिलाफ बयान देने वाले अधिकारियों से कोई बदला नहीं लिया। संयोग से नवंबर 1963 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक हवाई दुर्घटना में लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की मौत हो गई। इसके बाद दिसंबर 1963 में पश्चिमी कमान के जीओसी इन सी के रूप में मैंने जगह ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद मैंने दिल्ली में भेजी सेना। मैंने दिसंबर 1963 में पश्चिमी कमान के जीओसी इन सी का पदभार संभाला। नेहरू की मौत से कुछ समय पहले दिल्ली में अशांति की आशंका को देखते हुए तत्कालीन सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय राजधानी में सेना की कुछ टुकड़ियों को तैनात करने की योजना बनाई। इस योजना के तहत मैंने अंबाला में स्थित 4 इन्फेंट्री डिवीजन और आगरा के 50 पैराशूट ब्रिगेड से सैनिकों को भेजने के निर्देश जारी कर दिए। मैंने लिखित रूप में इन आदेशों का विरोध किया, लेकिन आदेश का पालन किया क्योंकि सेना प्रमुख द्वारा जारी किए गए थे। नई सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद सेना प्रमुख से सैनिकों की आवाजाही का कारण पूछा। क्या आप ये जानते हैं कि मैंने पाकिस्तानी सेना के युद्धबंदियों को उपलब्ध कराया था कुरान? 1971 के भारत पाकिस्तान लड़ाई के बाद मैंने इस बात में गहरी दिलचस्पी ली कि भारत के जेल शिविरों में लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की युद्धबंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मैं अक्सर पाकिस्तानी युद्धबंदियों का हालचाल जानने शिविरों में जाया करता था। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिक मेरी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। एक बार जब मैं पाकिस्तानी सैनिकों से मिलने पहुंचा तो मैंने कैंप कमांडेंट से उन सशस्त्र सैनिकों को हटाने के लिए कहा। एक बार दिल्ली छावनी में सैन्य अस्पताल की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तानी सेना के कर्नल से हुई। पाकिस्तानी कर्नल का वहीं पर इलाज चल रहा था। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है, कर्नल ने मुझसे कुरान की मांग की। मैंने अपने एडीसी से तुरंत उनकी मांग को पूरा करने को कहा। लोकल राजपुताना राइफल्स बटालियन से एक कुरान मंगवाया गया। दरअसल उस बटालियन में कुछ भारतीय मुस्लिम थे जिनके पास कुरान था। उन्हीं में से एक सैनिक ने कुरान मांगकर पाकिस्तानी अधिकारी को दे दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री यशवंत राय चौहान ने सीमा क्षेत्रों का दौरा किया था। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी साथ थी। मैं इंदिरा गांधी से कहा था कि आप ऑपरेशन रूम में नहीं घुस सकते क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। इंदिरा को तब यह बात बुरी भी लगी थी, लेकिन सौभाग्य से इंदिरा गांधी और मेरे रिश्ते इस वजह से खराब नहीं हुए। एक बार युगांडा के सेनाध्यक्ष इदी अमीन भारत के दौरे पर आए। उस समय तक वह वहां के राष्ट्रपति नहीं बने थे। उनकी यात्रा के आखिरी दिन अशोक होटल में मैंने उनके सम्मान में भोज दिया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय सेना की वर्दी बहुत पसंद आई है और वो अपने साथ अपने नाम की 12 वर्दियां युगांडा ले जाना चाहेंगे। मेरे आदेश पर रातों रात कनाट प्लेस की मशहूर दर्जी की दुकान एडीज खुलवाई गई और करीब 12 दर्जियों ने रात भर जाकर इदी अमीन के लिए वर्दियां सिली। मुझे खर्राटे लेने की आदत थी। रूसी अफसर परेशान हो गए, लेकिन मैंने जैसे तैसे स्थिति संभाली। असल में मैं खर्राटे लेता हूं और मेरी पत्नी को नींद न आने की बीमारी है, इसलिए हम लोग अलग अलग कमरों में सोते हैं। रूसी जनरल के कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कान में फुसफुसा कर बोला, आज तक जितनी भी औरतों को वह जानते हैं, किसी ने उनके खर्राटे लेने की शिकायत नहीं की है सिवाय इनके। बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के एक सदस्य ललित नारायण मिश्र से बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन ललित नारायण मिश्र अचानक मेरे घर आ पहुंचे। उस समय हम पति पत्नी घर पर नहीं थे। उन्होंने कार से एक बोरा उतारा
और सीलू मानेकशॉ के पलंग के नीचे रखवा दिया और मुझसे इसके बारे में बता दिया। मैंने पूछा कि बोरे में क्या है, तो ललित नारायण मिश्र का जवाब दिया कि इसमें पार्टी के लिए इकट्ठा किए गए रुपए हैं। मैंने पूछा कि आपने उन्हें यहाँ क्यों रखा। उनका जवाब था, अगर इसे घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी इसमें से कुछ पैसे निकाल लेगी। भाभी जी को तो पता भी नहीं चलेगा कि इस बोरे में क्या है। कल आऊंगा और इसे वापस ले जाऊंगा। और फिर 94 साल की उम्र में मैं इस मिट्टी में विलीन हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश और इस मिट्टी के नाम कर दी। आपको मेरी कहानी कैसे लगी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।